हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। मेरे दिल की सुकून एपिसोड नंबर 2। अगली सुबह कायरा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने कुछ पल ऊपर की तरफ देखी और फिर उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और अगले ही पल वो झटके से उठकर बैठी। वो इस वक्त भी उसी कमरे में थी जिस कमरे में वो आई थी, और अब इस कमरे में रोशनी थी। कायरा की नज़र बालकनी की तरफ गई तो उसे समझ में आया कि सुबह हो चुकी थी। कायरा ने अपने सर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, ये क्या हुआ था मेरे साथ। फिर वो कुछ सोचने लगी थी और अब धीरे धीरे उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। वो सब याद आते ही कायरा ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी माही वहाँ पर आई और कायरा को देखते हुए उससे बोली, फाइनली तुझे होश आया। तुझे पता है कि मुझे कितनी टेंशन हो गई थी कायरू। कायरा ने माही को देखी और उससे बोला, पर मैं बेहोश कैसे हुई। मुझे हुआ क्या था, मुझे उठाया क्यों नहीं तुम लोगों ने। माही बीच में ही बोली, कैसे उठाती, तू होश में नहीं आ रही थी। तुझे पता है सत्य और तुषार वो दोनों कितना डर चुके थे तुझे लेकर। डर तो मैं भी गई थी, इसलिए तुझे यहीं पर लेटा दिया। तुझे क्या ज़रूरत थी कोई कमरा ऐसे खोलने की। कोई भूत आत्मा तेरे पीछे पड़ जाती तो, पागल लड़की। अब माही की आखिरी लाइन सुनते ही कायरा ने एक बार उसे देखी और फिर वो चारों तरफ देखने लगी। कायरा ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने वही आंखें और उसके कानों में एक आवाज़ बन गई, और वो थी जहान। ये आवाज़ आते ही कायरा ने झट से अपनी आंखें खोली और वो टेंशन भरी नज़रों से चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कान में अभी के अभी बोलकर गया था। माही कायरा के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोली, तू ठीक है ना। कायरा उसका हाथ हटाकर बोली, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। हमें जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। डैड को गुस्सा भी आने लगेगा। मैंने उन्हें बताया नहीं, अब वो टेंशन में होंगे। ओके चल। इतना बोलकर वो जल्दी से उठी और फिर वहाँ से भागते हुए बाहर चली गई। माही भी उसके पीछे चली गई और उन दोनों के वहाँ से जाते ही वो गेट अचानक से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही उस गेट के पास एक आदमी आ चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही था, जिसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आंखें गौर से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। अनिरुद्ध धीरे से बोला, कहाँ बद्दुआ काम आएगी जब मेरी जान खुद मुझे अपने पास बुलाने के लिए चली आएंगी। ये बोलते हुए उसने गेट पर हाथ रखा और अगले ही पल वो गेट खुल गया। वो जैसे ही उस कमरे से बाहर कदम रखा, बाहर तेज हवाएं चलने लगी थी। अनिरुद्ध सीधे आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर की रेलिंग के पास गया और उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखे और नीचे देखने लगा। कायरा इस वक्त सत्य और तुषार के साथ गेट पर खड़ी थी, वहीं माही भी उसके साथ ही थी। सत्य ने कायरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे बोला, ओ पागल, होश में आ जाओ। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ का मौसम सूट नहीं किया इसलिए तुम बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया। चलता है, ज़्यादा टेंशन मत ले। ओके। कायरा ने उसको देखी और उससे बोली, आई थिंक यू आर राइट, अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों ने भी सर हिला दिया और फिर वो सारे के सारे आगे बढ़ गए। सत्य कायरा के साथ चल रहा था कि तभी अचानक ऐसा हुआ कि मानो उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया कि सीधे मुंह के बल वो जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह से चीख निकल गई। कायरा तेज आवाज में बोली, सत्य। ये बोलते हुए वो वहीं पंजों के बल नीचे बैठ गई और वो सत्य को देखने लगी जहाँ से खून बह रहा था। अब तुषार गुस्से में बोला, ये क्या हो रहा है। कभी कोई बेहोश हो रहा है, कोई गिर रहा है, चल क्या रहा है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये जगह कोई श्रापित जगह है। ये सुनते ही कायरा ने तुषार को देखी और फिर वो सत्य को उठाने में हेल्प करने लगी। इधर अनिरुद्ध, जो कि ये सारा सीन देख रहा था और वो सारी बातें सुन रहा था, वो धीरे से बोला, गलत बात जान। मैंने उसे गिराया, उसे सजा दी और तुम खुद उसे उठा रही हो, तो सज़ा तो तुम्हें भी मिलना चाहिए न जान। मिलेगी सज़ा, देने के लिए तुम्हारा अनिरुद्ध है ना। ये बोलते हुए उसकी आंखें कायरा पर ठहरी हुई थी। कायरा जो सत्य को उठाने में हेल्प कर रही थी, अचानक उसका हाथ दीवार पर लगा और उसके हाथ पर एक गहरा कट लग गया। लेकिन कायरा ने अपने मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकाली। वो अपने दर्द को आंखें बंद कर कंट्रोल की, क्योंकि तुषार ऑलरेडी गुस्से में था।
उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अनिरुद्ध ने रेलिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी, लेकिन उसकी नज़र अभी भी कायरा के चेहरे पर ठहरी हुई थी। कुछ पल में वो चारों वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही लाइट की स्पीड से अनिरुद्ध गेट के पास आया और फिर वो कायरा के खून की बूंद को देखते हुए धीरे से बोला, खून की बूंदें कितनी खास है ना। तुम्हारे खून की महक मुझे तुम्हारे पास ला रही है जान। और अब तुम्हारा अनिरुद्ध तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहेगा, फिर एक दिन तुम्हें खुद परछाई बना देगा। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं उसकी हंसी पूरे उस महल में गूंज रही थी। इधर राजेश इस वक्त कॉलेज में थे और वो अपनी क्लास ले रहे थे, जहाँ पर वो डेमोनिक और एंजेलिक पावर्स की एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। इन क्लासेस के लिए स्पेशली राजेश चौहान को वहाँ पर रखा गया था, क्योंकि कई स्टूडेंट को सुपर नेचुरल चीज़ों में दिलचस्पी थी। तभी एक स्टूडेंट अचानक से बोला, सर कोई वैम्पायर किंग है भी या नहीं, आई मीन इन रियल वो इस वक्त है या नहीं। राजेश जी ने कुछ पल इस स्टूडेंट को देखा और फिर धीरे से बोले, है, वैम्पायर किंग मरते नहीं हैं, वो इमॉर्टल हैं और वो हैं। इधर कायरा जो इस वक्त राजेश जी की क्लासरूम के गेट पर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी, वो गौर से राजेश जी को देख रही थी और उसके दिमाग में कल रात की सारी यादें चल रही थी। वो गोल्डन आंखें, वो सारी चीज़ें, उसका जहान बोलना, सब कुछ वो सब याद आते ही कायरा अपने कदम पीछे लेने लगी थी और कुछ ही पल में वो वहाँ से चली गई। कायरा घर के वॉशरूम में गई और वहाँ पर जाकर उसने सीधे अपने बालों को साइड करते हुए अपनी गर्दन की तरफ देखी। वहाँ पर कोई ज़्यादा मार्क नहीं थी, लेकिन कायरा को गौर से देखने पर हल्के रेड निशान दिख रहे थे। उसे इतना समझ में आ चुका था कि वो बाइट करने की वजह से, या फिर कह सकते हैं वैम्पायर बाइट निशान थे। इधर मिनी गार्डन में थी और वो फूलों को अपने हाथों से टच कर रही थी, जो कि मुरझाने वाले थे। उसके टच करने की वजह से वो फूल वापस से खिलने लगे थे। ये देख उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, क्या चल रहा है यहाँ पर। ये सुनते ही मिनी ने मुड़कर देविका को देखी, जो कि अपने गेटअप में खड़ी थी और उसकी पर्पल आंखें मिनी के ऊपर ठहरी हुई थी। मिनी मुस्कुराते हुए बोली, हेलो देविका आंटी, मुझे आपका इंतज़ार था। अगर आप डैड के लिए आई हैं तो डैड मॉम के साथ बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ गए, वो दोनों बाहर घूमते रहते हैं। देविका अपनी आई रोल करते हुए बोली, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ मिनी। तुम्हारे मॉम डैड से मिलना होगा तो मैं उनके सामने ऐसे भी जा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलते हुए वो अब तक मिनी के पास आ चुकी थी। मिनी फूलों को टच करते हुए बोली, ओके तो बोलिए, मैं आपके सामने हूँ। देविका ने एक बार फूलों को देखी और फिर धीरे से बोली, तुम अगर फूलों को छुओ तो फूल खिल उठेंगे, लेकिन अगर मैंने गलती से इन्हें हाथ लगाया ना तो ये मुरझा जाएंगे। ये सुनते ही मिनी ने देविका को देखी और फिर धीरे से बोली, ये तो पावर्स के गेम है ना देविका आंटी, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आई मीन मेरे पास एंजेलिक पावर्स का कंट्रोल ज़्यादा है, डेमोनिक पावर्स से इट्स लाइक कि मुझे थोड़ी सी दे दी ताकि मैं थोड़ा संभाल सकूं, वरना मैं नहीं संभाल पाती। देविका मिनी के सर पर हाथ रखते हुए उससे बोली, यही तो बात है कि तुम्हें डेमोनिक पावर इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम डेमोनिक पावर को हैंडल करने के कैपेबल अभी तक नहीं हो और नहीं हो सकती। तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हेरिटेड हो। मिनी झट से बोली, तो क्या अनिरुद्ध बेदिल हैं? ये सुनते ही देविका ने मिनी के सर पर से अपना हाथ हटाया और फिर बिना किसी भाव के बोली, दो दे दिल ही हैं। मिनी वैम्पायर के अंदर दिल नहीं होता, वो दे दिल हैं। मिनी अचानक से बोली, कमाल हो रहा है आंटी, जिसने जन्म दिया दिल भी उसने ही ले लिया। ये सुनते ही देविका ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, पर उसने कुछ बोली नहीं। देविका का ऐसा रिएक्शन देख मिनी हल्का सा मुस्कुराए और फिर उससे बोली, कम ऑन आंटी, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली। आई जस्ट ये बात मेरे दिल में है। मैं डैड के सामने बोल सकती पर मॉम के सामने नहीं बोल सकती। मॉम को बुरा लग जाएगा और कहीं ना कहीं डैड के सामने भी आज तक नहीं बोली, क्योंकि डैड मॉम से बहुत प्यार करते हैं, वो उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन पाएंगे। देविका मिनी की आंखों में देखते हुए उससे बोली, अपनी क्वीन के खिलाफ मैं भी कुछ नहीं सुन सकती मिनी। ये सुनते ही मिनी की स्माइल गायब हो गई और वो देविका को देखने लगी थी। देविका धीरे से बोली,
अगली बार किंग या क्वीन के बारे में बोलने से पहले कुछ सोच भी लेना। तुम्हारे डैड हेल किंग हैं और तुम्हारी मॉम हेल क्वीन है। मैं उन दोनों के लिए बहुत वफादार हूँ और उन दोनों के खिलाफ खुद उनके बच्चों के मुंह से भी कुछ नहीं सुन सकती, तो संभाल कर। मैंने सर झुकाकर बोली, सॉरी आंटी। देविका झट से बोली, नो वे मैनी, अपना सर नहीं झुका सकती, तुम मेरे सामने, तुम मेरे ऊपर हो। मैंने वो मनाते हुए बोली, कम ऑन आंटी, इतने रूल्स में नहीं मानने वाली। आपने कहा कि मैं अपने डैड के बारे में किसी के सामने ना बोलूं, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि मैं क्या करूं। और वैसे भी आप मुझसे बड़ी हैं ना, यू आर ऑलमोस्ट। देविका बीच में ही बोली, 300 ईयर्स ओल्ड। आई नो, बट अपनी जगह पर हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, या वॉट एवर। फिर वो दोनों बस ऐसे ही बातें करने लगे थे। इधर वॉशरूम में कायरा ने अपने कपड़े नहीं उतारे, वो सीधे शावर के नीचे चली गई। उसने शावर ऑन कर दिया। इस वक्त वो दीवार की तरफ अपना मुंह किए खड़ी थी और उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए थे, साथ ही उसकी आंखें बंद थी। अचानक कायरा को अपने पीछे एक प्रेजेंस फील हुई और ये फील होते ही उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। कायरा एक बार मुड़कर देखी तो अब उसके सामने वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वॉशरूम में अकेली थी, पर कायरा को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा था। धीरे से बोली, कोई है यहाँ। आई नो, कोई ना कोई ज़रूर है। यू गोल्डन आँखें वाले, तुम यहाँ पर हो ना? मुझे पता है, तुम मुझे देख रहे हो ना? ये बोलते हुए उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। कायरा ने शावर बंद किया और वो वैसे ही उन्हें भीगे कपड़ों में वॉशरूम से बाहर निकली और फिर वो पूरे रूम में देखने लगी। उसकी नज़र एक बार अपनी फ़ोटो पर गई जो कि एक वॉल पर लगी हुई थी। कायरा उस फ्रेम की तरफ देखने लगी। अचानक उसे उस फ्रेम पर अपने पीछे एक परछाई दिखी। कायरा उस परछाई को देखते हुए बोली, मैं मुड़ूंगी तो तुम गायब हो जाओगे, मैं नहीं मुड़कर देखने वाली। तुम्हें पता है मैं तुमसे डरती हूँ। नहीं डरती मैं तुमसे। कौन हो तुम? तुम वहाँ पर थे ना, उस जालोर के महल में? तुम मेरे पीछे पीछे आए हो यहाँ पर, बोलो। उसके इतना कहते ही नाइट स्टैंड पर रखा पानी का जग नीचे गिरकर टूट गया। कायरा ने एक बार उस टूटे हुए जग को देखी और फिर धीरे से बोली, तुम कोई आत्मा नहीं हो जो तुम ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज़, तुमने मुझे जहानकारियों क्यों बोला? उससे भी बड़ी बात, तुम कोई वैम्पायर हो ना? कायरा के इतना कहते ही पूरे कमरे का टेम्परेचर एकदम से ठंडा पड़ चुका था। कायरा ऑलरेडी गीले कपड़ों में थी, जिस वजह से उसे ठंड लगने लगी थी। कायरा कुछ सोच रही थी कि अचानक सारे लाइट ऑफ हो गई और वो लाइट ऑफ होते ही उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। कायरा बोल नहीं रही थी, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत डर ज़रूर लग रहा था और लाइट जाने की वजह से उसका डर और तेज हो चुका था। कायरा कुछ सोच रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कमर पर हाथ रखते हुए अगले ही पल उसे घुमाया, जिस वजह से कायरा किसी के सीने से टकराई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा था, जो कि कायरा की इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया और फिर झुककर उसके कान में बेहद सर्द आवाज़ में बोला, तुमने मुझे बुलाया जान, और मैं चला आया हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ था, थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर रहा था। देख रहा था कि अगर मैं तुम्हारे खून तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुम मेरे एहसास को महसूस कर सकती हो या नहीं। पर जान, अगर तुम सुकून मेरी हो तो तुम भी कुछ कम नहीं हो ना। ये सुनते ही कायरा की पूरी बॉडी में अलग एहसास आ चुके थे। वो हल्का हल्का काँपने लगी थी। उसने अभी भी अनिरुद्ध के सीने से अपना सर टिकाया हुआ था और उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें खोलकर अपने सामने खड़े आदमी को देख सके। अनिरुद्ध कायरा के दूसरे हाथ की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन करते हुए उससे बोला, कम ऑन जहान कायरू, एक बार अपनी नज़र उठाकर देख तो लो इस गोल्डन आंखें वाले को। तुमने नाम दिया है ना, तो मुझे देखना तो बनता है। सोच लो जान, अगर नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनते ही कायरा ने झट से अपनी आंखें खोली। वो कुछ पल वैसे ही रही और फिर उसने धीरे से अपनी नज़र उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखी। उस कमरे में बाहर से आ रही रोशनी थी, जिस वजह से उसे उसका हल्का फुल्का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके गोल्डन आँख पर था, जो कि वहाँ पर चमक रहे थे।
कायरा बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे बस उसकी आंखों में देखने लगी थी। वही अनिरुद्ध भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। कायरा अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी और वो उसकी आंखों में खोने लगी थी। वो चाहकर भी उसकी आंखों पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। वहीं कायरा की ये हालत देखकर अनिरुद्ध के फेस पर एक इविल स्माइल आ गया था। वो अपना हाथ कायरा की कमर से थोड़ा ऊपर ले जाते हुए उसके गर्दन तक पहुंचा। उसने उसके गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर वो उसके चेहरे पर झुकने लगा। वो कायरा के चेहरे पर झुकते ही जा रहा था। उसके ओठ कायरा के ओठ को अब हल्का हल्का टच करने लगे थे। उन दोनों की नजरें अभी भी एक दूसरे में उलझी हुई थी। कायरा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्ध ने उसकी बॉडी को हिप्नोटाइज कर दिया था। अनिरुद्ध ने कुछ पल कायरा की आंखों में देखा और फिर धीरे से पुश करते हुए बोला, तलब लगी है, थोड़ी सी तलब को शांत करने के लिए एक चिंगारी तो दे दो जान। इतना बोलकर उसने कायरा के ओठों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं उसके ऐसा करते ही कायरा की आंखें एकदम से बंद हो गई थी। अनिरुद्ध ने कायरा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी और वो उसे धीरे धीरे किस करने लगा। तभी कायरा की हालत कुछ ऐसी थी कि वो खुद के कंट्रोल में भी नहीं, ऐसा लग रहा था मानो वो पूरे तरीके से उसके कंट्रोल में थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। वहीं बाहर का मौसम बिगड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जो हो रहा था वो कुदरत के खिलाफ था, या फिर ऐसा था कि जो होने वाला था वो कुदरत के खिलाफ होने वाला था। वहीं अंदर कायरा के कमरे में अनिरुद्ध कायरा को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कायरा के ओठों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने सालों के प्यास को बुझा रहा हो, और ये सच था, वो अपने 150 सालों के प्यास को बुझा रहा था। अनिरुद्ध इससे आगे बढ़ पाता कि तभी बाहर से एक तेज आवाज़ आई। वो आवाज़ राजेश जी की थी, जिसे सुनते ही उसने कायरा को छोड़ा। और इस वक्त कायरा की आंखें अभी भी बंद थी। वो अभी भी अपने होश में नहीं थी। वो कायरा के चेहरे को देखते हुए उससे बोला, कल मिलेंगे जान। तुम्हारे चेहरे की और तुम्हारे रूह की ही नहीं, तलब तो तुम्हारे खून की भी लगी है। प्यास तो उसकी बुझानी होगी ना मुझे। ये बोलते हुए उसने कायरा के गल को हल्का सा टच किया, जहाँ पर अभी भी हल्के हल्के रेड निशान थे। बाकी के निशान तो अनिरुद्ध ने खुद गायब किए थे, लेकिन उसने हल्के से निशान छोड़ दिए थे ताकि कायरा उसके बारे में जान सके। अनिरुद्ध ने कायरा को छोड़ा और फिर अपने कदम पीछे लेते हुए उससे बोला, एक लंबा इंतज़ार किया था तुम्हारे आने का, अब तुम आई हो। पहले कहानी कुछ और थी और अब कहानी कुछ और, जहान कायरू। और अब कहानी कुछ ऐसी है कि जिससे मेरे बेदिल सुकून, खूनी की प्यासी। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गया। उसके गायब होते ही वहाँ पर लाइट आ चुकी थी और कायरा होश में आई। उसने अपनी आंखें खोली और वो कंफ्यूज से चारों तरफ देखने लगी। वो खुद से बोली, ये क्या हुआ? मुझे बस इतना याद है कि मेरे पीछे वो खड़ा था, वो गोल्डन आँख वाला। फिर वो सब क्या हुआ? ये बोलते हुए वो बहुत कन्फ्यूजन से चारों तरफ देख रही थी। तभी बाहर से राजेश जी की आवाज़ आई, जो कि उसे बुला रहे थे। कायरा जल्दी से बाहर गई और उसने अपने डैड को देखी, जो इस वक्त गुस्से में हॉल में खड़े थे और उसे घूर रहे थे। कायरा उनके कुछ बोलने से पहले ही उनसे बोली, लिसन डैड, मुझ पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी पेंटिंग के लिए उस जालौर के खंडर वाले महल में गई थी और मैंने वो बना भी लिया था और मैं उसे लेकर भी आई। वो इस वक्त सत्य के घर पर रखा हुआ है। ओके, आप प्लीज़ गुस्सा मत करना। और मैं पूरी रात वहाँ रुक गई, क्योंकि इतना बोलकर वो रुकी और फिर अचानक से बोली, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, हम इंजॉय कर रहे थे, हमने बहुत इंजॉयमेंट की बस। राजेश जी अपनी भौं में उठाते हुए बोले, मैं पागल हूँ क्या कायरा चौहान? कायरा धीरे से बोली, नहीं तो। राजेश जी बीच में बोले, कायरा आप क्यों मुझसे गुस्सा दिलाए जा रही हैं? ये सुनते ही कायरा ने अपना सर झुका ली। राजेश जी कायरा को घूरते हुए उससे बोले, मैंने आपको कहा था कि आप वो लोकेशन भेजेंगी, आपने वो लोकेशन नहीं भेजी। मैंने कहा था आपको कि आप मुझे हर घंटे मैसेज करेंगी, लेकिन आपने 5 बजे के बाद मुझे मैसेज करना बंद कर दिए। इतनी लापरवाही की उम्मीद हमें आपसे नहीं थी। यू नो व्हाट कायरा,
मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अकेले भेज नहीं सकता कहीं। ये सुनते ही कायरा ने सर उठाकर राजेश जी को देखी और उनसे बोली, डैड सॉरी प्लीज़। यह बोलते हुए वो मासूमियत भरी शक्ल बनाकर राजेश जी को देखने लगी थी। राजेश जी गहरी सांस लेकर बोले, कायरा 20 साल की हैं आप, सिर्फ और सिर्फ 20 साल की स्टिल एक टीनएजर हैं, लेकिन आपको घूमना है जैसे आपने दुनिया देख रखी हो। अब कायरा झट से बोली, डैड घूमूंगी तभी तो दुनिया देखूंगी ना। राजेश कुछ पल रुककर बोले, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। राजेश जी को जाते देखकर कायरा खुद से बोली, अब कैसे मनाऊं मैं इन्हें, यहाँ पर ये भी नाराज़ हो गए। ऊपर से वो गोल्डन आँख वाला कौन है, कहीं मुझे वहम तो नहीं हो रहे हैं, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है। ये बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया था। वहीं अनिरुद्ध इस वक्त एक पहाड़ी के पास खड़ा था और वो सामने एक महल को देख रहा था। एक मॉडर्न टाइप पैलेस की तरफ देख रहा था। वो महल कोई मामूली पैलेस नहीं था, वो घर था जिसका नाम था कपूर पैलेस। अनिरुद्ध उस पैलेस को देखते हुए धीरे से बोला, किसी से मिलना तो बनता है, इतने टाइम बाद बाहर आया हूँ, थोड़ा परेशान करना तो बनता है। इतने टाइम बाद बाहर आया हूँ, थोड़ा परेशान करना तो बनता है। अपने परिवार के पास आया हूँ, पर क्या करे, परिवार ने छोड़ा। ऐसा है कि परिवार की तरफ देखने का दिमाग में ख्याल ही नहीं आया, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक अमानत ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनिरुद्ध की नज़रें एक बार आसमान की तरफ देखी। इस वक्त वहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी। अनिरुद्ध के ऊपर मूनलाइट पड़ रही थी, जिसमें उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। गोल्डन आंखें, जो कि इतनी ज़्यादा गोल्डन नहीं थी, लेकिन अंधेरे में चमकने जैसे गोल्डन जरूर थी। अगर कोई नॉर्मल देखे तो वो बहुत यूनिक आंखें थी। शार्प नोज, शार्प जो लाइन। अनिरुद्ध बिल्कुल निकोस जैसा दिखता था। अगर कोई उसे देखता तो बता सकता था कि वो निकोस का अंश था। अनिरुद्ध की आंखों की बनावट और उसके ओठों की बनावट तानिया जैसी थी, और उसके फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल निकोस जैसे थे, और उसके बाल भी तानिया जैसे ही मिले थे, हल्के ब्राउनिश। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने सामने उस पैलेस की तरफ देखा और अचानक से बोला, सांस लेना बहुत अजीब लगता है अब, क्योंकि जिंदा ना होकर भी जिंदा हूँ और मरकर भी नहीं मरा मैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मोम। उसके इतना कहते ही तानिया, जो इस वक्त पैलेस में अपने बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी और एक बुक रीड कर रही थी, अचानक उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। तानिया धीरे से बोली, अनिरुद्ध। इतना बोलकर उसने बुक बंद की और फिर वो जल्दी से उठकर बालकनी में गई और वो सामने देखने लगी। उसे दूरी पर वो पहाड़ी दिख रही थी और वो पहाड़ी पर खड़ा कोई आदमी भी दिख रहा था। उसे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, पर उसका दिल सब कुछ समझ चुका था। तुम आ गए, पर तुम कैसे आए? तुम उस खंडर से नहीं निकल सकते थे ना? ये फिर कैसे हुआ? ये बोलते हुए उसकी आंखें डार्क ब्लू होने लगी थी और उसने रेलिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। तभी निक ने तानिया के हाथ पर अपना हाथ रखा और उससे बोला, कंट्रोल जान, अगर ऐसे अपना कंट्रोल खोने लगी तो नेचर के हालात बिगड़ने लगेंगे। ये सुनते ही तानिया ने खुद को कंट्रोल किया और फिर उसने चारों तरफ देखा। उसके गुस्से की वजह से नेचर डिस्टर्ब हो रहा था। तानिया ने निक को देखी और उससे बोली, अगर ये यहाँ तक आ चुका है तो ये हमारी लाइफ में आने की कोशिश करेगा निक, और मैं नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफ में आए। निक ने तानिया को बिना किसी भाव के देखा और फिर उससे बोला, हुकुम सर, आंखों पर माय हेल्प क्वीन। ये सुनते ही तानिया 2 कदम पीछे हो गई और वो नम आंखों से निक को देखने लगी। वहीं कायरा अपने कॉलेज में पहुंच चुकी थी। आज उसे कॉलेज ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी में कुछ काम भी था। इस वक्त कायरा अपनी क्लास में थी और वो सत्य का इंतज़ार कर रही थी, जो कि अभी तक नहीं आया था। माही और तुषार उसी के साथ बैठे हुए थे। माही टाइम देखते हुए बोली, पता नहीं है ये सत्य कहाँ रह गया। कायरा मुँह बनाते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोगों को कॉलेज का टाइम पता है फिर भी लेट होना होता है क्या? तुषार झट से बोला, एक्सक्यूज मी कायरा, मैं लेट नहीं हुआ, ठीक है? अगर सत्य लेट हो रहा है तो सबको क्यों बोल रही है, पागल लड़की। अब कायरा चिढ़ते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं सबको बोलूँगी। माही मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, आप सबको बोलिए। ये सुनते ही कायरा माही को घूरने लगी थी। वो तीनों बातें कर रहे थे कि तभी अचानक तुषार का फ़ोन बजा।
उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बात सुनते ही उसके फेस के सारे एक्सप्रेशन ख़त्म हो गए। माही और कायरा ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी। तुषार ने थोड़ी देर बाद कॉल कट किया और फिर उन दोनों लड़कियों को देखकर उनसे बोला, सत्य हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही कायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। करीब आधे घंटे बाद कायरा, माही और तुषार तीनों एक वार्ड में थे और तीनों की नज़रें सत्य पर थीं, जो कि हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, साथ ही वहाँ पर कई मशीनें भी चल रही थी। सत्य की बॉडी पर कहीं चोट के निशान नहीं थे, फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। नर्स वहाँ आकर बोली, तो तुम तीनों इसके दोस्त हो, कोई बीमारी है क्या इसे? तुषार झट से बोला, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही था। और कल हम सब साथ हम जालौर गए थे, वापस आने के बाद इसे क्या हो गया? नर्स कुछ पल रुककर बोली, आई डोंट नो, मुझे बस इतना पता है कि बॉडी में खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खून बनना बंद हो चुका है। ब्लड डोनेशन कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ असर नहीं हो रहा है। होप्स हो कि जिंदा बचे, बाकी नहीं कह सकते। अगर तुम लोग इसके पेरेंट्स को जानते हो तो उन्हें कांटेक्ट कर लेना। ये बोलकर नर्स वहाँ से चली गई। कायरा सत्य की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, पेरेंट्स? इन्हें नहीं पता कि सत्य अनाथ है ना? ये बोलते हुए उसकी आंखें नम होने लगी थी। कायरा के सवाल का माही के पास कोई जवाब नहीं था। अब कायरा ने एक नज़र माही को देखी और फिर सत्य की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही सत्य के पास पहुंची एकदम से रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसकी नज़रें सत्य की गर्दन पर थी, जहाँ पर एक निशान था। वो निशान कायरा अच्छे से समझती थी। वो जानती थी क्योंकि ये वही निशान था जो खुद अनिरुद्ध ने उसे दिया था। कायरा धीरे से बोली, गोल्डन आँख वाला। ये बोलते हुए उसकी नज़र अचानक वार्ड के गेट की तरफ चली गई और वो एकदम से फ्रीज हो गई, क्योंकि वहाँ पर वो खड़ा था जिसके फेस पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था। उसके गोल्डन आँख ये काफ़ी थे कायरा को ये बताने के लिए कि ये अनिरुद्ध ही था। कायरा धीरे से बोली, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और माही और तुषार बस उसे जाते हुए देख रहे थे। कायरा जैसे ही बाहर पहुँची, उसने चारों तरफ देखा, पर अब वहाँ पर अनिरुद्ध कहीं नहीं था। कायरा मन में बोली, तुम यहीं पर हो, तुम मेरे पीछे पीछे हर जगह आ रहे हो। मुझे पता है क्यों आ रहे हो तुम, कहाँ हो तुम, कौन हो तुम? ये सोचते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगी थी। कायरा अनिरुद्ध के ख्यालों में खोते हुए आगे जा रही थी। कुछ ही पल में वो हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और वो सीधे उस डायरेक्शन में जाने लगी जहाँ पर जंगल की शुरुआत होती थी। वो जाते हुए खुद से बोली, तुम मेरे आसपास हो, आई कैन फील यू, प्लीज़ सामने आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है। ये बोलते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। कायरा आगे बढ़ी जा रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसला और उसके मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि वो गिर पाती कि किसी ने उसे पीछे से संभाल लिया और फिर उसके कान में बोला, संभाल कर कायरू। ये सुनते ही कायरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने झट से मुड़कर अनिरुद्ध की तरफ देखी, जिसके फेस पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। कायरा उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोली, तुम वही हो ना, गोल्डन आँख वाले वैम्पायर? अनिरुद्ध कायरा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोला, बस वैम्पायर नहीं। इतना बोलकर वो कायरा के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, द वैम्पायर किंग। ये सुनते ही कायरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो अनिरुद्ध से छूटने की कोशिश करने लगी थी, पर अनिरुद्ध ने उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। वो आगे बढ़कर कायरा के कान में बेहद धीमी मगर सर्द आवाज़ में बोला, क्या वह जान, डर लग रहा है? ये सुनते ही कायरा ने एकदम से अपनी सांस रोक ली थी और वो तिरछी नज़रों से उसको देखने लगी थी, जो अपने गोल्डन आँख से उसे देख रहा था। उसके गोल्डन आँख अब धीरे धीरे रेड होने लगी थी और ये फील करते ही कायरा की कोशिश और तेज हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, मुझे तुम चाहिए। ये सुनते ही कायरा एकदम से रुक गई और धीरे से बोली, क्या क्या बोल रहे हो तुम? अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, खून, भूख, प्यास लगी है जो शांत भी तो करनी होती है। ये बोलते ही अनिरुद्ध ने उसे छोड़ दिया। वहीं उसके छोड़ते ही कायरा अपने कदम पीछे लेते हुए एकदम से मुड़ी और वहाँ से तेजी से भागने लगी। कायरा को ऐसे भागते देखकर अनिरुद्ध ने अपना मास्क को उतार कर फेंका और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, नॉट बैड जान, कहाँ जाओगी भागकर?
तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा, क्या कायरा अनिरुद्ध से बच पाएगी, देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ही मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।